इंटेंसिटी। तो हम लोग यहाँ थे, इंटेंसिटी देख रहे थे। इंटेंसिटी जो है सर, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इंटेंसिटी, राइट? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। सो फोटो करंट जो है सर, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, बट कैनेटिक एनर्जी नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड जो है वो डिपेंड करता है सर इंटेंसिटी पे। तो सर हम लोग यहाँ पे एक नोट पॉइंट ऐड कर लेंगे कि फोटो करंट depend upon intensity of radiation, depend upon intensity of radiation intensity of radiation, राइट? क्योंकि फोटो करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा। while kinetic energy of photoelectron kinetic energy of photoelectron depends upon frequency, depends upon फ्रीक्वेंसी, बोलिए सर, न्यू या वेवलेंथ, बोलिए सर, लैम्डा, या एनर्जी बोल दीजिए सर, ऑफ रेडिएशन। So kinetic energy of emitted photoelectron depends on wavelength and frequency of wavelength and frequency of radiation light, while जबकि इंटेंसिटी जो है उस पे क्या डिपेंड करेगा? करंट डिपेंड करेगा। फोटो करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा सर। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ ग्राफ देखें, अगर आपको मैं बोलूँ कि ये हमारा कैनेटिक एनर्जी है इस एक्सिस पे, y एक्सिस पे किनेटिक एनर्जी है और x एक्सिस पे इंटेंसिटी है, ठीक है? इंटेंसिटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ग्राफ कैसा होगा? बोलेंगे सर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट अगर फॉल्स ऑन हो रहा है और मान लें कि वो कैनेटिक एनर्जी यहाँ है, ये वैल्यू है उसकी, तो इंटेंसिटी आप बढ़ाते जाइए, कैनेटिक एनर्जी फिक्स रहने वाला है, कैनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्या हम लाइन ठीक खींचे हैं? करेक्ट है ये कैनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का ग्राफ? यस सर। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे कैनेटिक एनर्जी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेता हूँ, तो क्या होगा? ग्राफ कैसा होगा? आप बोलेंगे कि सर फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा फोटोन का, और फोटोन का एनर्जी अगर इंक्रीज किया तो कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा फोटो इलेक्ट्रॉन का। ये बात तो सही है। तो मैं ये बोलूं कि फ्रीक्वेंसी जब जीरो है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा। कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो रिक्वायर्ड होता है सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, मैं उस फ्रीक्वेंसी को बोलता हूँ न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब न्यू नॉट पे क्या होगा कि अगर न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का फोटोन अगर फॉल्स ऑन हो रहा है मेटल के सरफेस पे, तो इट इज ओनली केपेबल टू एजेक्ट द इलेक्ट्रॉन जस्ट अबाउट टू रिलीज क्या फॉर्म। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो कैनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। तो कुछ आप ऐसा देख लीजिए, क्या ठीक बोल रहे हैं? अब इसमें जो स्लोप है इसका वो डिपेंड करेगा कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी पे ये कैनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है। ये स्लोप जो है सर, ये उस पर डिपेंड करेगा। चलिए, अगर मैं बोलूं कि कैनेटिक एनर्जी और इसके बीच, हाँ सर बताइए सर। सर स्लाइड कलर नीचे कीजिए ना। जी, थोड़ा और नीचे।
आपका साउंड ऑडिबल नहीं है, राइट इन चैट बॉक्स। सो अगर कैनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन के बीच का अगर आप बोले तो क्या होगा? अगर हम यहाँ पे फाइल है, वर्क फंक्शन फाइल, तो ग्राफ कैसा होगा बताइए। सर वर्क फंक्शन को काइनेटिक एनर्जी से कोई मतलब नहीं है। मेटल का कुछ वर्क फंक्शन होगा, जीरो तो नहीं होगा, वर्क फंक्शन कुछ होगा। और काइनेटिक एनर्जी आप बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है घट रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वर्क फंक्शन को। वर्क फंक्शन फिक्स होता है हर मेटल का। तो ये ग्राफ आप कैसा खींचेंगे? काइनेटिक एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है इसका, पैरेलल टू द एक्सिस। क्या ठीक है ये बात? चलेगा? सर थोड़ा स्लाइड ऊपर की। Yes, sir. हाँ। स्लाइड ऊपर कीजिए, लेट ज्वाइन करते हैं, स्लाइड ऊपर कीजिए। आज हम लोग नोट पॉइंट से किए हैं, यहाँ से राइट डाउन। क्या डन है? बढ़े आगे? Yes, sir. यस सर, थोड़ा बोल्ड बोलिए, ऐसे ही आवाज आता है। यस सर, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of emitted photon emitted photoelectron, not photon, emitted photoelectron when photon of wavelength 410 nanometer falls on a metal is 2 electron volt. Calculate work function, phi, nu naught threshold frequency and threshold wavelength lambda naught. Maximum kinetic energy of emitted photon when photon of wavelength 410 nanometer falls on a metal is 2 electron volt. Calculate work function phi, nu naught frequency, threshold frequency and lambda naught threshold wavelength. Excuse me, sir. बोलो बेटा. प्रतीक का आंसर आया, लेकिन 3-3 क्वेश्चन है, फटाफट निकालते जाइए। Excuse me, sir. सॉरी, maximum kinetic energy of emitted photon when photon of wavelength 14 nanometer falls on a metal is 2 electron volt. Calculate work function nu naught and lambda naught. Threshold frequency, threshold wavelength and work function.
प्रतीक ये 6200 किसका आंसर बता रहे हैं? स्वयं शुभम का आंसर आया। प्रतीक बोल रहे हैं कि लेमडा नॉट का वैल्यू बता रहे हैं। चलिए देखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी गिवन है क्या? काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम ही होता है यहाँ पे। सो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। लेमडा ऑफ फोटोन, लेमडा पी 410 नैनोमीटर and it is also equal to 4100 एंगस्ट्रॉम। अगर लेमडा पी हमें पता है सर, तो हम ईपी एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइडेड बाय 4100। कितना हो जाएगा ये? 3.02 अप्रोक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। 3 पॉइंट समथिंग आता है, अप्रोक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन है और ये काइनेटिक एनर्जी है। तो हम लोग पढ़े थे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। सो व्हाट इज वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन इज इक्वल टू ईपी माइनस काइनेटिक एनर्जी। सो दैट इज इक्वल टू 3 minus 2 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 वोल्ट। सो वर्क फंक्शन आ गया सर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपके पास वर्क फंक्शन आ गया तो वी कैन कैलकुलेट एवरीथिंग। लाइक बताइए सर, अगर ये वर्क फंक्शन है तो आपको जैसे मन कर रहा है आप या तो ये कर लीजिए कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, आपको पता है एच न्यू नॉट होता है, एच न्यू नॉट होता है, ऑल्सो इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नॉट होता है। तो आपको पहले लेमडा नॉट निकालना है, लेमडा नॉट निकाल लीजिए, सी बाय लेमडा नॉट करके न्यू नॉट निकाल लीजिएगा, एज योर विश। सो आप अगर इस दोनों के थ्रू जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा? न्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन बाय एच, और आपको पता है कि वर्क फंक्शन हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो 1 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। ये आप कर लेंगे किसमें बोलिए? जूल में। एच का वैल्यू जूल पर सेकेंड में आ जाए, लिखते हैं हम लोग। सो 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। सो पर सेकेंड में फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा पर सेकेंड में सेकेंड इनवर्स। बात सही है? नहीं, अगर आप इसके थ्रू, इस रिलेशन के थ्रू जाना चाहते हैं तो फाई इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नोट पे जाइएगा तो आपको पता है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है, और एच सी का कैलकुलेशन जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये एंगस्ट्रॉम में लेमडा नोट लेते हैं तो 12400 होता है, और ये लेमडा नोट हमें एंगस्ट्रॉम में मिलता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ से आपको एक काम आसान मिलेगा कि लेमडा नोट का वैल्यू डायरेक्टली 12400 एंगस्ट्रॉम मिलता है। तो इसमें ये चीजें आसान हो जाएगी। यहाँ से क्या होगा कि इसको कैलकुलेट करिए, फिर आपको लेमडा नोट कैलकुलेट करने में तकलीफ होगी। अब अगर यहाँ से हम न्यू नोट निकालना चाहें तो सी बाय लेमडा नोट कर लेंगे, और सी बाय लेमडा नोट का मतलब सर 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, ये मीटर पर सेकेंड में होता है सर, और डिवाइडेड बाय ये एंगस्ट्रॉम में है तो आप मीटर में कर लीजिए। 12400 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10। तो न्यू नोट देखिए यहाँ से भी निकलेगा, आपको कितना निकलेगा? ये 3 बाय 124 इंटू 10 रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा? 2 इधर है तो ये 80 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में?
आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, से आप आंसर सेम है। बात समझ में? बोलिए। यस सर। सर स्लाइड को ऊपर क्या मैं क्वेश्चन लिखूं? सॉरी, वर्क फंक्शन 1.02 वोल्ट लिखे हैं जो लोग इसको एग्जैक्ट। हाँ जी बोलिए। क्लियर है? डन। चलिए अनदर सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं। कैलकुलेट the kinetic energy of electron emitted when radiation of frequency 1.1 into 10 raised to the power 15 hertz hits the metal surface. Hits the metal. If threshold frequency nu naught of metal is 6 into 10 raised to the power 14 hertz. कीजिए कैलकुलेट। Calculate the kinetic energy of electron emitted when radiation of frequency this much hertz hits the metal. If threshold frequency nu naught of metal is 6 into 10 raised to the power 14 hertz. प्रतीक का आंसर आया। और कोई जूल में कर लीजिए प्रतीक अगर ये आंसर आया है तो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको डायरेक्ट तो आंसर नहीं आया होगा, इसका आंसर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो नहीं आया होगा, आपने कन्वर्ट किया होगा, तो क्यों कर रहे हैं? जो ओरिजिनल वैल्यू है वही बताइए जूल में।
बस एक ही बच्चा का आंसर आया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्यों आप लोग इतना लेट कर रहे हैं? सेम क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच हर्ट्ज मींस लाइट का फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको न्यू पी जो दे रहा है, फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी दे दिया जा रहा है वो है 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स, जो भी बोलिए आप इसको, ठीक है। इफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, आपको मेटल का लेमडा न्यू नॉट आपको पता है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स, तो आप बताइए कैनेटिक एनर्जी निकालना है। कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच इंटू न्यू पी माइनस न्यू नॉट, नहीं पढ़े हैं क्या? न्यू माइनस न्यू नॉट नहीं पढ़े हैं क्या? न्यू वेवलेंथ इसका लाइट का फ्रीक्वेंसी होता था। डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग का आंसर है ये, क्वेश्चन है ये 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। आप बताइए, ये तो जूल में ऑलरेडी है, आपका आंसर प्रति इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों आ रहा है? मल्टीप्लाइड बाय, इसको आप सेकेंड इनवर्स लेंगे, देखिए 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 15 किया गया है यहाँ पे, सॉरी प्लस में 15 है पावर ना, ओके, और माइनस 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 है। अब आप इसको माइनस नहीं कर सकते जब तक ये 10 का पावर सेम ना हो जाए। सो 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34, ये आएगा सेकेंड इनवर्स में। तो सेकेंड इनवर्स जैसे आएगा तो ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल होगा और काइनेटिक एनर्जी आपको जूल में मिलेगा डायरेक्टली। ओके, सो 11 इसको कर लीजिए आप, 11 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 कर लीजिए, माइनस 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 कर लीजिए। अब आप माइनस कर पाएंगे इसको, so 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34, प्रतीक नया आंसर बता रहे हैं। 11 माइनस 6 कितना हो गया? 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 14, दैट्स इट। इजी कैलकुलेशन है, कोई कैलकुलेशन भी ज्यादा टफ नहीं है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 0 3 33, एक पॉइंट पहले देना है, 33 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना होगा? 34 माइनस 14 20 20 20 ना, या कुछ गड़बड़ हो रहा है? बोलिए। 20 माइनस 20 सर -20 माइनस 20, ओके। सो आप इसको 3.3 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 कर सकते हैं, या रहने दे सकते हैं 33 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 20, कोई प्रॉब्लम। दिस मच जूल। क्या दिक्कत था? इस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं आया आप लोगों से? पैटर्न का क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा कुछ अलग से यूज नहीं किया गया है। चलिए तीसरा देखिए, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन electromagnetic radiation of wavelength 310 nanometer falls on the surface of sodium find work function if kinetic energy is 1.5 electron volt,
डू दिस सेम क्वेश्चन है। करेक्ट। इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए आपको, तो ज्यादा ही इजी है, लेकिन फिर भी दो ही बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और सब पता नहीं कहाँ है। अनीशा, खुशी, एकता, ठीक है, सदाब, शताक्षी, राजश्री, सबका आया, ठीक है। चलिए मैक्सिमम लोग इसका आंसर किए हैं, वेरी गुड। वेवलेंथ गिवन है रेडिएशन का 310 नैनोमीटर इज इक्वल टू 3100 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो सर हम एनर्जी निकाल सकते हैं इसका 12400 डिवाइडेड बाय 3100, तो ये कितना से जाएगा 443, एग्जैक्टली 4 से जाएगा। दिस इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस अब काम ही क्या करना है, वर्क फंक्शन निकालना है। सो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, यही ना। सो 4 माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.5 इलेक्ट्रॉन, वेरी इजी। इससे इजी क्या हो सकता है क्वेश्चन, नहीं हो सकता है ना। चलिए अब हम लोग मेन पार्ट पे पहुंचते हैं, दैट इज बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एटम, राइट। क्या था बोर्स मॉडल ऑफ एटम? सर रदरफोर्ड मॉडल में जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं किया गया था, उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बोर्स मॉडल आगे आया। और बोर्स मॉडल में क्या किया कि इसने कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन, स्टेबिलिटी के बारे में कोई मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स नहीं बताया, इसने कुछ पोस्टुलेट्स दे दिए। पोस्टुलेट्स का कोई प्रूफ नहीं होता है ना, तभी वो पोस्टुलेट्स है। सो पोस्टुलेट्स दे दिए कि सर एटम जो है ना वो स्टेबल होता है। आप लोग जो फिजिक्स वाली बातें करते हैं कि चार्ज स्पेसीज इन्फ्लुएंस में, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन रोटेट होगा, एनर्जी लॉस करेगा, धीरे धीरे न्यूक्लियस में फॉल्स ऑन हो जाएगा, एटम कोलैप्स कर जाएगा, ये सब चीजें केमिस्ट्री में नहीं है सर। ये केमिस्ट्री के लिए, एटम के लिए ये वैलिड नहीं है। एटम में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से एक फिक्स्ड डिस्टेंस, जिसके लिए उसने कैलकुलेशन भी किया, रेडियस निकाला उन्होंने कि फिक्स्ड डिस्टेंस r डिस्टेंस पे, r1 r2 r3 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन 3D स्पेस में रिवॉल्व करते रहता है। और ये जो 3D स्पेस होता है r1 डिस्टेंस पे अराउंड द न्यूक्लियस, उसको इसने स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों, फिक्स्ड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन उससे आगे या पीछे अपने आप मूव नहीं करेंगे, इसीलिए वो स्टेशनरी ऑर्बिट है। उस ऑर्बिट की कुछ फिक्स्ड एनर्जी है, वो एनर्जी डिफाइन किया है इसने कि उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी। तो वो फिक्स्ड एनर्जी है, इसीलिए उसको एनर्जी सेल भी, एनर्जी लेवल भी बोला स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे उसको, ऑर्बिट बोलेंगे उसे, हम सेल बोलेंगे उसे, हम एनर्जी लेवल बोलेंगे। तो इसका ये एक पोस्टुलेट्स बना दिया उसने कि सर रदरफोर्ड मॉडल जब फेल हुआ तो पहला पोस्टुलेट्स लेके आया कि एटम कंटेन्स टू पार्ट्स, न्यूक्लियर एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, and nuclear part, that is nucleus, is present at the center of the atom, and extra nuclear part which contain electron present outside, and electron revolve around the nucleus in closed circular orbit, cell, energy level और stationary cell। ये सारा नाम उसको दिया। ये चीजें रदरफोर्ड ने नहीं बताया। ये बोला कि सर एटम के साथ ऐसा होता है, ये पोस्टुलेट है, बोर्स का पोस्टुलेट है, ये पहला पोस्टुलेट है, ठीक। फिर बताया कि सर अगर आप ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में जाएगा, या सेकंड सेल से थर्ड सेल में जाएगा, या एटम कोलैप्स करेगा, ये सब अपने आप से नहीं होगा सर।
या तो एटम में आप और सर बाहर से एनर्जी सप्लाई कीजिए। अगर आप एनर्जी सप्लाई करेंगे, एनर्जी देंगे एटम्स को, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लोअर स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, या इतना ज्यादा एनर्जी आप उसे दे देंगे कि वो हो सकता है आयोनाइज हो जाए। तो ये इटसेल्फ अपने आप में नहीं होता है, नेचुरल प्रोसेस नहीं है, कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। अगर आप बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे तब ऐसा पॉसिबल है। या अगर एटम्स किसी भी मीडियम से एनर्जी रिलीज कर रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व होगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन आएगा। डन। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट था इसका, तो फटाफट लिख डालिए इसको। आफ्टर द फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, after the failure of Rutherford model of an atom, Bose given a new model known as Bohr's model of atom, which is based upon classical law of physics and quantum mechanics. Quantum mechanics क्या था postulates इसका? Postulates of Bohr's model. फर्स्ट पॉइंट, ये पोस्टलेट्स आपके स्कूल एग्जाम के लिए, क्लास टेस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में आता है, राइट द बोर्स पोस्टलेट्स और बोर्स मॉडल, पोस्टलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल्स ऑफ एन एटम। तो इसीलिए इसको कोशिश करेंगे आप बाय एंड हार्ट याद करने का, पहले तो समझ के। सो एटम्स कंटेन्स two part, nuclear and extra nuclear part. Nuclear part, that is nucleus, present at the center of the atoms, at the center of the atoms, and extra nuclear part electron
revolve around the nucleus in circular path. In circular path called, क्या बोलते हैं सर्कुलर पाथ को? क्लोज सर्कुलर पाथ कॉल्ड सेल स्टेशनरी ऑर्बिट। ये सारे नाम बोर्स ने दिए थे। सेल, स्टेशनरी ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल एक्सेट्रा, और भी अगर कुछ हो तो ये नाम उसने दिया। ऐसा होता है, फिक्स्ड होता है ये, ऐसे अपने आप जो आप बोल रहे हैं कि ये एनर्जी लॉस करता जाएगा, ऐसा नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या था? सेकेंड पॉइंट था कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर infinite number of orbits present around the nucleus. Around the nucleus. कहने का ये मतलब है कि ये एटम है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है सेंटर पे, राइट? ये पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, राइट? तो इस तरह से ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट है, जिसमें ये इनफिनिट सर्कुलर ऑर्बिट पॉसिबल है, जिसको उसने नाम दे दिया कि आइदर सर अल्फाबेट के, एल, एम, एन, सोन, इससे डिनोट कीजिए, या फिर डिजिट 1, 2, 3, 4, इससे आप इसको इंडिकेट करिए। तो ये सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका दिया, बोला कि ये जो है ना सर, ये जो पहला सेल आप देख रहे हैं ना, ये के सेल है सर, या के ऑर्बिट है सर, इसको आप सेल बोलिए या ऑर्बिट बोलिए, चलेगा? ये सेल है, के सेल है, या के ऑर्बिट है सर, सर्कुलर ऑर्बिट है सर। डन। चलिए, तीसरा पॉइंट क्या है? बोला सर इन्फिनाइट सेल, तो आपने दिया कि इन्फिनाइट सेल पॉसिबल है न्यूक्लियस के बाहर। ये जो हम लोग सर्कल दिखाते हैं, क्या आपको लगता है कि ये सर्कुलर ऐसा होगा? सर्कुलर ऐसा बाउंड्री होगी उस? जी नहीं, कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है सर वहां पे, वो इमेजिनरी पाथ है, इमेजिनरी 3D स्पेस है वहां पे। न्यूक्लियस के बाहर एक सर्कुलर ऑर्बिट है, 3D सर्कुलर ऑर्बिट है। इसने तो 3D का पोस्टलेट नहीं दिया था, बट ये सर्कुलर ऑर्बिट है, और ये कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है। ये r1 डिस्टेंस पे सर्कुलर ऑर्बिट आप जो देख पा रहे हैं, उसी पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है। वो तो हम लोग दिखाने के लिए फिजिकल बाउंड्री देते हैं सर यहाँ पे। अब ये बोला कि क्या इन्फिनाइट आप जो ऑर्बिट में ले रहे हैं, क्या इस सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे? जी नहीं, इलेक्ट्रॉन वहीं पे होंगे जहां पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजर्व्ड होगा या क्वांटाइज्ड होगा। सो आउट ऑफ द इन्फिनाइट अवेलेबल सर्कुलर ऑर्बिट, थर्ड पॉइंट ये था कि आउट ऑफ द इनफाइनाइट available circular orbit, infinite circular orbit, electron will revolve only in those orbit in which its angular momentum
angular momentum is integral multiple of a fraction of a factor or fraction जो भी लिखना है, a factor h by 2 pi, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फैक्टर h by 2 pi, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अरे इंटीग्रल मल्टीपल जब हुआ था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था? किसी भी सब्सटेंस पे कितना चार्ज हो सकता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ये भी तो क्वांटाइजेशन ऑफ क्या बोल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमेशा कितना हो सकता है? तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फ्रैक्शन और फैक्टर h by 2 pi के बराबर हो सकता है हमेशा, इंटीग्रल मल्टीपल। और वो जो इंटीजर होता है वही सेल नंबर ऑर्बिट नंबर को इंडिकेट करता है, n होता है वो जो सेल नंबर ऑर्बिट नंबर को इंडिकेट करता है। सो इसी को आप बोल सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आपको पता है कि m भी होता है मोमेंटम, r लगा दीजिए तो एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h by 2 pi, या mvr is equal to nh by 2 pi, n इंटीजर होगा h by 2 pi फैक्टर। ओके, तो सर यहाँ पे m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। r क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट है या डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट है सर ये, ठीक है। h क्या है? h के बारे में पता है आपको पहले से, प्लैंक्स कांस्टेंट है। एंड n जो है वो सेल नंबर है, 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है इंफिनिटी तक, 1 2 3 4 इंफिनिटी तक इंटीग्रल वैल्यू। डॉक्यूमेंट हैंग कर गया, तो थोड़ा सा स्लाइड नीचे कीजिए। डॉक्यूमेंट हैंग कर गया, जो भी मैं लिखा था वो सब गायब, यहाँ से थर्ड पॉइंट ही गायब हो गया। सो वेट, देखते हैं एक बार क्लोज करके रिस्टोर होता है या नहीं। जस्ट अ मोमेंट। गाइस ये प्रॉब्लम हो गया, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा वो पॉइंट्स। इस तरह से उठता है, देखिए डॉक्यूमेंट हैंग करता है और हैंग करने के बाद देखिए ये मतलब जो भी हम लोग लिखे थे वो गायब हो गया। तो फिर से हमें ये पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, आप लोग फटाफट लिख लीजिए साथ में, कोई बात नहीं। सर So, लिख चुके हैं सर। लिख चुके थे थर्ड पॉइंट, यस लेकिन सर। हमें कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा? हमारे नोट्स में नहीं है ना, मैं भी फटाफट लिख देता हूँ। ओके सर। ये तो ब्रेकेज दिखेगा मुझे, आउट ऑफ इनफिनाइट अवेलेबल सर्किट सर्कुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व फ्रीज हो गया। only in those orbit
सर नॉट विजिबल। स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें। No, sir. नो सर। ना ओके है। यस Yes, सर। sir. ठीक है। ओनली इन दोज ऑर्बिट in which its angular momentum, आप लोग तो लिख चुके हैं ना, बस मैं थोड़ा फिलअप कर लेता हूँ इसको। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फैक्टर h by 2 pi. That means quantization of सर angular ऑर्बिट के आगे सर कुछ नहीं भी दिख नहीं रहा दिख है। रहा है। सर इसकी स्क्रीन फ्रीज हो चुका है। कुछ नहीं दिख रहा है। सर फ्रीज हो चुका है, सर रुका हुआ है फ्रीज वो। हो गए। MBR इक्वल टू NH by 2 pi नहीं दिख रहा है। नो No, सर। sir. नो सर। नो सर। अच्छा, क्यों हुआ ऐसा? मेरा नेट स्पीड तो ठीक है, साउंड क्लियर जा रहा है ना? Yes, यस sir. सर। Sound is सर audible. साउंड यस सही सर है। साउंड क्लियर है। साउंड सही है तो फिर ये क्यों सही नहीं है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है अभी ये? नो सर बट नो स्क्रीन सर फ्रीज हो ऑर्बिट गया में आपका। दिख रहा है, उसके आगे नहीं दिख रहा है। You close the last share application. Share was ended. Okay. अभी भी फ्रीज है। No, sir. अभी बताइए दिख रहा है? यस सर। चलिए, तो आप लोग पोस्टलेट्स लिख लिए थे, केवल पॉइंट्स लिखना था, ये फॉर्मूला लिखना था। MBR इज इक्वल टू NH by 2 pi, जहाँ पे M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, B इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, R इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड N जो है वो कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो MBR इक्वल टू NH by 2 pi, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए फॉलो करेगा, इलेक्ट्रॉन वहीं पे रिवॉल्व करेगा, उसी डिस्टेंस पे रिवॉल्व करेगा। सर हाँ सर। आपका फिर से फ्रीज हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के आगे नहीं दिख रहा है। क्यों हो रहा है आज सर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के आगे नहीं दिख रहा है। नो सर। नो सर। को पढ़ाने का मन नहीं कर। आज क्यों हो रहा है ऐसा बार बार? क्या प्रॉब्लम है? नेटवर्क नहीं चाहता कि हम लोग पढ़ें। एक बार डिस्टर्ब होता है तो उसके बाद ये प्रॉब्लम मतलब कंटिन्यू हो जाता है। सर अभी दिख रहा अभी है। देख, चलो थैंक गॉड, थोड़ा सा दिख जाए, 10 मिनट और फिर देख लेंगे, कोई बात नहीं।
यहाँ तक लिख लिया आप लोग? फोर्थ पोस्टलेट्स पे चलें? यस सर। yes sir, हाँ सर, यस सर। सबका कंप्लीट हो गया यहाँ तक? yes sir, यस यस सर। सर। चलिए, तो हम लोग फोर्थ पोस्टलेट्स देखते हैं। यहाँ तक थर्ड पोस्टलेट कंप्लीट। फोर्थ पोस्टलेट्स देखते हैं कि एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज फिक्स्ड। एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट is fixed, and as distance increases, from the nucleus, energy increase करेगा nucleus, its energy also increases. Its energy also increases. So मतलब ये हुआ कि सर जो K सेल का एनर्जी होगा ना, that is lower than the energy of L cell. It is lower than the energy of M cell. It is lower than the energy of N cell, and so on. Lower than the energy of infinity. So जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, सेल एनर्जी इंक्रीज करते जाता है। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ वन, unless and until electron revolve in any of the stationary orbit, in any of the stationary orbit, it will neither lose nor gain energy. Nor gain energy. ठीक, यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब है? यहाँ ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है लोएस्ट एनर्जी स्टेट। जीएस, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है लोएस्ट एनर्जी स्टेट। और बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है सर, दिस इज वैलिड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही वैलिड होता है ये बोर्स एटॉमिक मॉडल दिया गया था। सो लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। जब जो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम लोग ग्राउंड स्टेट मानेंगे, दैट इज n इक्वल टू 1 को मानेंगे। जो ग्राउंड स्टेट होगा वो क्या होगा? लोएस्ट एनर्जी स्टेट। लोएस्ट एनर्जी स्टेट is known as ground state. That is, यहाँ पे हमारा ग्राउंड स्टेट का मतलब है n इक्वल टू 1। और एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या है? एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या है? अदर देन n इक्वल टू 2, 3, 4 से इंफिनिटी तक। सो एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी स्टेट अदर देन लोएस्ट एनर्जी स्टेट other than lowest energy state. Other than lowest energy state.
is known as excited state. That is, excited state में जो n का वैल्यू होगा सर वो 2, 3, 4, 5 से इंफिनिटी तक। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे। ठीक है। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेकेंड सेल। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेल तो ग्राउंड स्टेट है, तो जब पहला एक्साइटेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से कहां जाएगा? सेकेंड सेल पे जाएगा। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है सेकेंड सेल। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है, अगर कहीं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां पे है? थर्ड सेल पे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? एंड सो ऑन, वन हायर लेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। चलिए, सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या है? इलेक्ट्रॉन कैन जंप एनी हायर ऑर्बिट any higher orbit from any lower orbit any lower orbit by absorbing suitable energy। अपने आप से नहीं होगा, by absorbing suitable energy in the form of photon। in the form of photon। फोटोन के फॉर्म में ये एनर्जी गेन करता है सर। देन ये लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाता है, अनदर हायर स्टेट पे जाता है। सो ट्रांजिशन एनर्जी, जो भी आपको ट्रांजिशन स्टेट का ट्रांजिशन एनर्जी जो ऑब्जर्व होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट स्टेट से सेकेंड पे जाता है या सेकेंड से थर्ड पे जाता है या थर्ड से फोर्थ पे जाता है, तो ये जो हो रहा है एक्साइटेशन, ये जो एक्साइटेशन हो रहा है या ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ये कैसे होगा? तो ये बाहर से एनर्जी गेन करेगा। ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से अगर हायर एनर्जी पे जाएगा तो ये बाहर से एनर्जी गेन करेगा। कैसे गेन करेगा? इन टर्म्स ऑफ फोटोन गेन करेगा। क्लियर है ये बात? सो कहने का मतलब ये है कि सर ये सेल है और ये मान लीजिए ये पहला आर डिस्टेंस पे पहला ऑर्बिट है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा तो ये अपने आप से ऐसा जंप कर नहीं करेगा या अपने आप से एनर्जी लॉस या गेन इसमें नहीं होता है सर। अगर ये जंप करके यहाँ पे जा रहा है, अगर ये ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा फोटोन के फॉर्म में। फोटोन के फॉर्म में आपको एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये हो पाएगा। अगर ये रिटर्न होता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? एनर्जी गेन होगा या एनर्जी लॉस होगा? हायर एक्साइटेड स्टेट से अगर लोअर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो एनर्जी गेन होगा या लॉस होगा? लॉस होगा। लॉस होगा और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगा। मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड से थर्ड पे जा रहा है तो जितना एनर्जी ये गेन कर रहा है ना, एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जब ये लूज करेगा तो थर्ड से सेकेंड पे आ जाएगा। क्या ठीक है ये बात? सर इलेक्ट्रॉन can return to any of the lower state। हायर एनर्जी स्टेट से किसी भी लोअर एनर्जी स्टेट पे वो रिटर्न हो सकता है फ्रॉम एनी अदर हायर एनर्जी स्टेट, फ्रॉम एनी of the higher energy state by
releasing energy in the form of photon. In the form of photon. यही ना? तो सर अगर आप 2 से 1 का ट्रांजिशन देख रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा। आप 3 से 2 का ट्रांजिशन देख रहे हैं या 4 से डायरेक्ट 2 का ट्रांजिशन देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेट्रा। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो सर यहाँ पे इस ट्रांजिशन के लिए और सच ट्रांजिशन एनर्जी इवॉल्व या एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड होता है सर ऐसे ट्रांजिशन। डन है? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो इसके बाद का जो पोस्टुलेट्स है ये स्टेशनरी ऑर्बिट का बोर्स जो थ्योरी था, बोर्स जो पोस्टुलेट्स दिया था सर, इसमें स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया। इसने बोर्स पोस्टुलेट्स में स्टेशनरी ऑर्बिट, एनर्जी, फिक्स्ड एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट आया। तो ये बोला कि सर कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मैं आपको ये लिख दूं 7th पोस्टुलेट्स में, 7th पोस्टुलेट्स में मैं ये लिख दूं कि बोर्स थ्योरी is applicable only for 1 electron system, like hydrogen, helium plus, lithium 2 plus, beryllium 3 plus, etc. ठीक ना? सो ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। ओके, तो बोर्स थ्योरी जब ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है तो सर r1 डिस्टेंस पे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअस रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ये स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया, बोला कि ये ऑर्बिट, ये r1 जो डिस्टेंस है ये ना तो लेस होगा ना तो मोर होगा, अपने आप से ये लेस डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करेगा, ये फिक्स्ड r1 डिस्टेंस पे हमेशा रिवॉल्व करते रहेगा। ये तभी पॉसिबल है जब कोई एटम है सर, तो उस एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच कैसा फोर्स लगेगा। ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये पहले सेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा इधर। ये अट्रैक्शन कौन सा होगा बताओ? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है सर, बिकॉज ऑफ ड्यू टू द अपोजिट चार्ज टू चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्टेड विद ईच अदर, और वो फोर्स का वैल्यू क्या था? k q1 into q2 by r squared। याद है या भूल गए? 2 अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे और 2 सेम चार्जेज एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। उस फोर्स का फॉर्मूला क्या था फोर्स निकालने का? k q1 into q2 by r squared, राइट? तो एक तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। दूसरी बात, अगर ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है तो शायद आप लोग पढ़े होंगे या आप पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर इसका भी है इस पॉइंट पे सर, टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर भी है तो सर्कुलर पाथ पे क्या होगा? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है सेंटर से बाहर की तरफ, और यही रीजन होता है गाड़ी का स्कीड करने का। तो सर्कुलर मोशन आप फिजिक्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को, फिलहाल आप एक टर्म सुन लीजिए इस चीज के लिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ जो होता है उसके सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक? और इसका मैग्नीट्यूड होता है mv²/r। अगर r डिस्टेंस पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी v है और उसका मास m है, तो उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा? mv²/r। तो अगर ये ऑर्बिट स्टेशनरी है, अगर ये फिक्स्ड ऑर्बिट है, तो ये तभी पॉसिबल है जब सर k q1 into q2 by r squared, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, and mv² by r
ये दोनों ही फोर्स इक्वल हो, बैलेंस हो। अगर एक भी इसमें से एक्सीड किया तो ये स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। बोलिए क्या सही समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सीड कर गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाएगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सीड कर गया तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चलते न्यूक्लियस उसको खींच लेगा अपने तरफ। तो ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट जो आप बोल रहे हैं कि हमेशा r1 डिस्टेंस करेगा, स्टेशनरी ऑर्बिट खत्म हो जाएगा। तो इसी चीज को बेस मान करके नेक्स्ट जो हम लोग 8th पॉइंट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी ऑर्बिट और फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। एटम का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है सर, ये कोलैप्स नहीं करता है एटम। तो उसके पीछे ये रीजन दिया कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ये दोनों बैलेंस रहते हैं, इक्वल रहते हैं। और इसी के बिहाफ पे एक ये इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन इसका पोस्टुलेट्स का mvr इक्वल टू nh/2π, इस दो इक्वेशन के हेल्प से रेडियस का वैल्यू, रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला डिराइव किया गया था बोर्स पोस्टुलेट में, किया गया था, क्या करेंगे हम लोग। तो ये जो 8th बोर्स पोस्टुलेट्स है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस को प्रोसीड करेंगे यहाँ से कि क्या क्या इसका स्टेटमेंट था और कैसे कैसे इसने सारे इक्वेशन डिराइव किए थे। राइट, ओके सर, चलिए। सो हम यहाँ पे आपको 7th पॉइंट लिखाए हैं। जनरली अगर आप बुक पलटेंगे तो हो सकता है बुक पलटे या नोट्स पलटे या किसी कोचिंग का मटेरियल कहीं से पलटे तो आपको हो सकता है वहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए हों। और जनरली बोर्ड्स पोस्टलेट्स का 5 पॉइंट्स होता है। देखिए मीनिंग वहाँ भी आपको यही चीज मिलेगा, यही चीज मिलने वाला है वहाँ भी। लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज होगा और जो हम नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको बताए हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है। तो ये आपका काम है, थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे, बोर्ड्स पोस्टलेट्स को पढ़ेंगे, यहाँ से भी, उस बुक से भी, रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी जहां से मिले आपको वो पढ़ेंगे, मैचअप करेंगे और अपना एक आंसर तैयार करके रखेंगे। क्योंकि ये स्कूल एग्जाम में फर्स्ट टेस्ट में फिक्स्ड क्वेश्चन है, राइट 3 बोर्ड्स पोस्टलेट्स ऑफ एन एटम, ठीक है। और उसमें आपको 3 नंबर में अगर बोला है तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना होगा। पहला स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट, दूसरा mvr इक्वल टू nh/2π का कॉन्सेप्ट, और तीसरा पॉइंट आप कोई भी चूज कर सकते हैं इस नंबर ऑफ पॉइंट में से कि इलेक्ट्रॉन अपने आप एनर्जी लूज गेन नहीं करेगा। अगर लूज गेन होगा तो लोअर से हायर आएगा तो एनर्जी लूज होगा, अगर हायर से लोअर जाएगा तो एनर्जी गेन होगा। तो ये वाला पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। तो ये जो आंसर होगा ये आंसर आप खुद से प्रिपेयर करेंगे। तो ये रहा आपका होमवर्क यस सर। कि आप इस सारे पोस्टुलेट्स को Yes, पढ़ेंगे। अब sir. मैं जो है वो एनर्जी इक्वेशन, देखिए अभी जो मैं आपको बता रहा था ना ये अलग से डेरिवेशन का फॉर्म अलग से देता है बुक में। हम यहाँ पे पोस्टुलेट्स को कंटिन्यू करेंगे और 8th नंबर हम पोस्टुलेट्स में ही उसको ऐड करेंगे कि भाई पोस्टुलेट्स ये दिया कि ये दोनों इक्वेशन बराबर होगा तभी स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट वैलिड होगा, और वहीं से हम उसका वेरिफिकेशन शुरू करेंगे। तो ये अपना अपना तरीका होता है, थोड़ा सा वेरिएशन होगा नोट्स में, कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है इसके लिए कि सर आपने 8 पॉइंट लिखा या 10 पॉइंट लिखा या बुक में ऐसे ही लिखा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लिखने करने का आप थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंस आपको दिखेगा जैसे। तो आपका काम है कि 3 नंबर का क्वेश्चन जब आता है तो हम 3 पॉइंट्स कौन से लिखेंगे एग्जाम में, वो 3 पॉइंट्स आप तैयार करेंगे खुद से पढ़ के एनसीईआरटी से नोट्स। ओके, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. चलिए मिलते हैं कल नहीं परसों, परसों ना मंडे को, यस सर। Yes, sir. Yes, मंडे को sir. मॉर्निंग में भी मिलेंगे ना डॉट क्लास में। ओके, Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir.